नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर अफगानिस्तान में आई भीषण भूकंप को लेकर है, जिसकी जद में आकर करीब 1300 लोगों की मौत हो गई है और 3000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद हमारी दूसरी खबर डिजिटल दुनिया में भारत के बढ़ते कदम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा है कि भारत अब वो दिन दूर नहीं जब भारत सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। इसके बाद हमारी तीसरी खबर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे जाने को लेकर है, जिस पर पीएम मोदी ने बेहद भावुकता के साथ कांग्रेस को जवाब दिया है। हमारी चौथी और पांचवी खबर पहाड़ों से मैदान तक बाढ़ बारिश के कहर को लेकर है, जिसमें लाखों जिंदगियां प्रभावित हो रही है। बिग न्यूज में अब आगे इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर अफगानिस्तान से है, जहां के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप से करीब 1300 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3000 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि अफगानिस्तान को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रविवार आधी रात को जब लोग घरों में चैन की नींद सो रहे थे, अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में भूकंप की वजह से धरती हिल उठी और महज चंद सेकंड बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। चारों ओर सिर्फ चीख, पुकार और मलबे का ढेर दिखने लगा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है, जिसकी चपेट में आकर करीब 1300 लोगों की जान चली गई है और करीब 3000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भारत इस दुख की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। भारत प्रभावितों की हर संभव मदद करेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, हमने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से बात की है, भूकंप में हुई जानमाल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्हें बताया कि भारत ने काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए हैं। भारतीय मिशन द्वारा काबुल से कुनार तक 15 टन खाद्य सामग्री भी तुरंत पहुंचाई जा रही है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ है। बता दें कि अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर गहराई पर था। तालिबान सरकार के अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। इससे पहले अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 को भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने इस भूकंप में 4000 मौतों की पुष्टि की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अब खबर डिजिटल दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को लेकर के है। दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने देश और दुनिया को बताया है कि डिजिटल दुनिया में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स की जल्द धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में पीएम मोदी की ओर से और क्या कुछ संदेश डिजिटल इंडिया को लेकर के दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
इसमें कोई शंका नहीं है कि दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। अब इस दिशा में भारत ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इसरो सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। साथ में है 4 अप्रूव प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स और 28 चिप्स जिन्हें छात्रों ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इनका फैब्रिकेशन और पैकेजिंग। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है, जिसमें दुनिया में विकास को गति देने की ताकत है। हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इससे केंद्र और राज्यों के सारे अप्रूवल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। इससे हमारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे पेपर वर्क से मुक्त हो गए हैं। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। दुनिया के साथ भारत भी डिजिटल दुनिया में अपनी एंट्री दर्ज करवा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज पर भी काम कर रहे हैं। मैं यहां आए हुए सभी इन्वेस्टर से कहूंगा कि हम खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आपकी भाषा में कहूं तो डिजाइन तैयार है, मास अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो। बता दें कि सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 48 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां, 2500 प्रतिनिधि, 50 ग्लोबल लीडर्स समेत 20,750 से ज्यादा कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के आखिरी दिन 3 सितंबर को पीएम मोदी सीईओ की राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अब खबर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसके मंच से पीएम मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है। इस पर पीएम मोदी 7 दिन बाद जवाब देते हुए भावुक दिखे हैं। बिहार में जीविका दीदी के एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी जाएंगी, इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी और इसका जवाब बिहार की महिलाएं देंगी। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भले थम गई है, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी की मां के लिए कांग्रेस के मंच से जिस अर्मयादत शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, उसकी गूंज कभी खत्म नहीं होगी और हम तो कहेंगे कि कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए। बिहार में जीविका दीदी के एक कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बेहद भावुकता से कांग्रेस को जवाब दिया है। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां से स्नेह किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी मां ने बेहद गरीबी में उनका पालन पोषण किया था। हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि
अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि एक गरीब मां की पीड़ा पर शाही खानदान के युवराज नहीं समझ सकते हैं। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी को गाली दी थी, जिस पर देश की सियासत पिछले कुछ समय से गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर बाढ़ और बारिश को लेकर है। मानसून की तेज रफ्तार ने उत्तर भारत में तबाही मचाई हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। बारिश की चपेट में ये तमाम हिस्से नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। किस तरीके की स्थितियां इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ की चपेट में देश की राजधानी, सैलाब का प्रहार, जलस्तर खतरे के पार। यमुना का बढ़ा जलस्तर, दिल्ली में अलर्ट। डूबे निचले इलाके, बढ़ा बाढ़ का खतरा। यमुना में उफान, खतरे में जान। जी हां, राजधानी दिल्ली अलर्ट पर है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों को खाली करवाया गया है। शासन प्रशासन मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी राहत शिविरों का दौरा कर लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं और किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं। दरअसल मानसून की तेज रफ्तार ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट पर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर चुका है। 2 सितंबर को सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर दर्ज किया गया। कहा जा रहा है कि रात होते होते जलस्तर 206.41 मीटर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज से सोमवार को 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यमुना पर बने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने नदी किनारे बसे 20,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की शंका जाहिर की है, जिनमें से लगभग 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और राहत शिविरों में जाने की अपील भी की गई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसीलिए जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको हटाया गया है और इन रिलीफ कैंप, ये देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और इन रिलीफ कैंप में जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने घरों से सामान लेकर निकल रहे हैं। ये देखिए पूरा सामान, चूंकि ये लोग यमुना किनारे रह रहे थे, अब चूंकि बाढ़ की स्थिति है, जल स्तर यमुना का खतरे के निशान के ऊपर है और इसलिए लोग सारा सामान अपना लेकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, चूंकि सबको रिलीफ कैंप में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, तो पूरा घर का सामान, चाहे वो खाट हो, सिलेंडर हो, टेबल कुर्सी, सब जो भी इनके घर का जरूरी सामान है वो लेकर निकल रहे हैं ताकि जब यमुना के खतरे के निशान के नीचे जब यमुना नीचे जाए तो वापस ये लोग अपने घरों में शिफ्ट हो सके। ये तमाम कैंप यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको इन कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनकी जान और माल बच सके। इसके साथ ही ये जो फ्लड रिलीफ कैंप है, यहाँ पर लोगों के खाने की व्यवस्था हो, इसके लिए भी आपको हम दिखा दें तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पे बाकायदा जो लोग इन कैंप में रह रहे हैं उनको खाना भी दिया जा रहा है ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। दवाइयों की सुविधाएं भी यहाँ पे दी गई है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और यही वजह है कि यहाँ पे लोग के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक जो यमुना किनारे रह रहे थे, अब चूंकि इनके घरों में बाढ़ का पानी आ गया है इसलिए अब इनको इन कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और इसलिए अब इन रिलीफ कैंप में इनको खाना दिया जा रहा है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो देश भर के कई हिस्सों में मानसून की आफत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में यमुना का जल स्तर जो है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा के कई जिलों में जलभराव की स्थितियों से परेशानी देखने को मिल रही है। किस तरीके की स्थितियां हरियाणा में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन दिनों मानसूनी आफत ने सभी को परेशान कर रखा है। मैदानी क्षेत्रों में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तेज बरसात के कारण कहीं नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं पानी में डूबे मकान, दुकान नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है जिससे काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात राजधानी की, जहां यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर है और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो आम जनजीवन है, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक यमुना बाजार में और आप यहां का हाल अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि जो लोग यहां पर रहते हैं, जो घर यहां पर बने हुए हैं, वो कितने ज्यादा इस पानी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। इस वक्त ठीक हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और जो पानी है वो कहीं ना कहीं हमारी कमर तक आ सकता है। इस वक्त जो लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ का हाल है, क्या कुछ इन लोगों को यहाँ झेलना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा विकास नाम है। आप यहाँ पे कुछ सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ है? भैया ये कह रहे हैं कि रात में अचानक से पानी का लेवल बढ़ना चालू हो गया था, ठीक है ना। मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास क्या हुआ कि मैं नींद खुली, देखा हूँ कि बेड के नीचे बिल्कुल पानी। तो उसके बाद जो है फिर कुछ नहीं, वही जो अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनको सेव कर रहे हैं, दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ये हर साल लगभग यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार करता है, तो क्या ये हर साल दिक्कत झेलनी पड़ती है? हर साल तो नहीं, लेकिन जैसे 2023 में आई थी, 2023 के बाद अभी आ रही है ये, तो इस तरीके 2-4 साल बाद आ जाती है ये। कुछ और लोग भी मौजूद हैं और अब पानी देख सकते हैं कि जो पानी है ये कितना ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। जो लोग हैं वो कितने ज्यादा यहाँ पर प्रभावित इस पानी से हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कितने बुरे हाल इलाकों के हैं जिसके चलते सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं प्रशासन ने रिलीफ कैंप का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसीलिए जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको
हटाया गया है और इन रिलीफ कैंप, ये देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और इन रिलीफ कैंप में जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने घरों से सामान लेकर निकल रहे हैं। ये देखिए पूरा सामान, चूंकि ये लोग यमुना किनारे रह रहे थे, अब चूंकि बाढ़ की स्थिति है, जल स्तर यमुना का खतरे के निशान के ऊपर है और इसलिए लोग सारा सामान अपना लेकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, चूंकि सबको रिलीफ कैंप में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, तो पूरा घर का सामान, चाहे वो खाट हो, सिलेंडर हो, टेबल कुर्सी, सब जो भी इनके घर का जरूरी सामान है वो लेकर निकल रहे हैं, ताकि जब यमुना के खतरे के निशान के नीचे जब यमुना नीचे जाए तो वापस ये लोग अपने घरों में शिफ्ट हो सके। ये तमाम कैंप यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको इन कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खाने पीने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी प्रशासन की ओर से सुविधा की गई है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न आए। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और यही वजह है कि यहाँ पे लोग के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक जो यमुना किनारे रह रहे थे, अब चूंकि इनके घरों में बाढ़ का पानी आ गया है, इसलिए अब इनको इन कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और इसलिए अब इन रिलीफ कैंप में इनको खाना दिया जा रहा है। क्या ये खाना किस किस टाइम दिया जाता है, कोई समय है क्या? हाँ, 2 टाइम आता है खाना। एक मॉर्निंग में आता है 11:30 बजे से 12-1 बजे तक, और एक शाम को आता है इवनिंग में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बढ़ता है। भी लोग कैंप है, सबको देना है? सभी को खाना मिलता है टोटल। बच्चे हैं चाहे बड़े हो, जो भी परिवार के सदस्य बर्तन लेके आता है उसी को हम ये खाना देते हैं दोनों टाइम। तो आप देख सकते हैं कि सबको खाना दिया जा रहा है। लाइन से ये वो लोग खड़े हैं जो कि यमुना किनारे रहते थे। पानी का जलस्तर, कहाँ आपका घर था, आप क्या खाली कर दिया आपने? जी हाँ, अभी खाली करके अभी पुल के नीचे आए हैं। हाँ जी, बाढ़ आ रहा है और खाना तो हम लोग को मिल रहा है। अब आपको हरियाणा के करनाल की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां करनाल के इंद्री के कई गांवों के खेत इस वक्त पानी की चपेट में हैं। करनाल को यूपी से जोड़ने वाला रास्ता शेरगढ़ टापू भी इस वक्त पानी की चपेट में है और वो पुलिया डूब गई है। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है यमुना नदी के अंदर। पानी दिल्ली की तरफ जाएगा, लेकिन अगर बात करें करनाल की, तो ये करनाल का गांव पड़ता है, इंद्री का गांव है डबकोली कला, और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो जाता है डबकोली खुर्द की तरफ। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये पुलिया है और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और पानी इतना ज़्यादा है कि अगर कोई पैदल जाएगा, इस पानी में उतरेगा तो वो डूब जाएगा। झज्जर को भी देख लीजिए, जहाँ भयंकर बरसात से सड़कें दरिया बनी हुई हैं। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल परिसर, लघु सचिवालय, पुराना बस स्टैंड, शहर के चौक चौराहे, सब जगह 3 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ के जो इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए, उन इलाकों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल यहाँ पर बाढ़ के हो गए हैं। मैं स्थिति आपको दिखाता हूँ कि ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये तस्वीरें वो हैं जो बताती हैं कि लोगों के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर किस कदर पानी भर चुका है। तमाम मकानों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ काफी हद तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और बाढ़ के पानी के बीच में ये मकान फिलहाल बने हुए हैं। दरअसल यमुना की तलहटी के पास में ये मकान बने हुए हैं और जब भी पानी ज्यादा छोड़ा जाता है, फरीदाबाद में बाढ़ के हालात होते हैं, तो इन इलाकों में पानी भर जाता है और हर साल ये होता है। अब जरा गुरुग्राम पर भी नजर डाल लीजिए, यहाँ भी भारी बरसात का सिलसिला जारी है। जल भराव जगह जगह हो गया है, जिस कारण पुलिस हाई अलर्ट पर है। रात को लंबा लंबा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। यमुना नदी लगातार उफान पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हथनीकुंड बैराज पर, जिसके सभी 18 गेट खोलकर दिल्ली की तरफ पानी जो है बीते कल से लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद जो है मिनी फ्लड घोषित किया जाता है और 2.5 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद जो है हाई फ्लड घोषित कर दिया जाता है और सभी 18 गेट जो है हथनीकुंड बैराज के खोलकर उस पानी को जो है दिल्ली की तरफ पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार मौसम का जो है बरसात का हाई अलर्ट है। वहीं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा
उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर जो है यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर धरातल पर उतरती है, जहां से जो है बैराज के जरिए जो है पानी को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये हरियाणा की ईजेसी नहर की गेट है, जिनसे जो है हरियाणा की तरफ सिंचाई के लिए जो है पानी देने का काम किया जाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शाहबा और पेहोवा में जल भराव से प्रभावित लोगों से फीडबैक भी लिया। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह, देवांश पांडे, करनाल से हिमांशु नारंग, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, गुरुग्राम से नीरज अंबावता और झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। बिग न्यूज में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।